हेलो बच्चों। बेटा आज हम पढ़ेंगे वेक्टर्स। और वेक्टर बेसिकली ज़रूरत क्यों है? बिकॉज हम बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं जिनको समझाने के लिए एक्चुअल डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें हम पॉइंट टू पॉइंट बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा गो थ्रू हो जाएं फास्ट फॉरवर्ड। तो मैंने यहाँ पे लिखा है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज़ को डायरेक्शन के हिसाब से हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी का नाम है स्केलर, हम सब जानते हैं, और दूसरी कैटेगरी का नाम है वेक्टर्स, जो हम सब जानते हैं और जो नहीं जानते वो जान जाएंगे। तो स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती हैं? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको समझाने के लिए, बात नोट करना, जिनको समझाने के लिए डायरेक्शन के बताने की जरूरत है ही नहीं। बहुत सिंपल है। जैसे कोई हमसे बोले कि सर ये बताओ मास कितना है। मास, मैं कहा किसका मास? बोले सर आपके बॉडी का मास कितना है। मैंने बोला मेरी बॉडी का मास है 76 kg। तो क्या ये बताने की जरूरत है कि कौन सी डायरेक्शन में है 76 kg? मतलब अगर ऐसा कुछ होता तो बहुत अच्छा होता। मतलब जब मेरे को अपना मास लो रेट करना होता तो मैं ईस्ट डायरेक्शन में मूव करके खड़ा हो जाता, और जब मैंने मेरे बॉडी के मास को ज़्यादा दिखाना होता तो मैं वेस्ट डायरेक्शन में खड़े होके फेस करके खड़े हो जाता। क्या ऐसा कुछ होता है? ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसका मतलब मास को समझाने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। कोई हमसे कहे कि एक काम करो, मार्केट जाओ और कुछ वेजिटेबल्स लेके आओ 5 kg, तो ये हम बिल्कुल नहीं पूछते यार कौन से डायरेक्शन में लेके आए। हम मार्केट कौन से डायरेक्शन में है ये पूछते हैं, लेकिन वेजिटेबल कौन से डायरेक्शन में 5 kg लेके आने हैं इसका कोई सेंस नहीं है। अगर मैं तुमसे बोलूं टाइम, अभी टाइम कितना हो गया, तो तुम बोलोगे XYZ, बट डायरेक्शन को समझाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुमने डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा, तो अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस बेसिकली लेंथ ऑफ पाथ होता है, डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं होती। ये सारी की सारी क्वांटिटीज कैसी हैं? ये सारी की सारी क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज हैं। नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, टू डिस्क्राइब दीज क्वांटिटीज नो डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड। इनको समझाने के लिए डायरेक्शन का नॉलेज होने की जरूरत है ही नहीं। ऐसी वाली फिजिकल क्वांटिटीज को हम स्केलर कहते हैं। ऑन दी अदर हैंड कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जिनको समझाने के लिए डायरेक्शन का मालूम होना रिक्वायर्ड होता है। अगर तुम्हें डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं पता, तुम उनके बारे में बता नहीं सकते। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, नॉलेज ऑफ डायरेक्शन इज अ मस्ट टू डिस्क्राइब दीज फिजिकल क्वांटिटीज। आप बोलेंगे सर थोड़ा सा समझाओ। तो मैंने आपसे बोला, मैंने कहा बेटा देखो हमारे पास एक बॉडी थी, एक बॉडी, और वो ईस्ट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो गई। बताओ बेटा फोर्स किस डायरेक्शन में लगा होगा? तो तुम बोलोगे सर देखो स्टार्टिंग में बॉडी कैसी थी, रेस्ट में थी, और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट किधर को हो गया, ईस्ट डायरेक्शन में हो गया। और मैं तुमसे पूछूं फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, नॉर्थ में, वेस्ट में कि ईस्ट में? आंसर आएगा सर फोर्स लग रहा होगा ईस्ट में। इसका मतलब फोर्स कैसी क्वांटिटी हो गई? फोर्स हो गई वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, फोर्स की वजह से क्या हुआ? फोर्स की वजह से वेलोसिटी आ गई बॉडी में, तो वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। अच्छा, वेलोसिटी आ रही है, क्यों आ रही है? क्योंकि बॉडी में क्या है? बॉडी में है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी होगी? अगेन वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, इन सब की वजह से बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्प्लेस हो गई। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। आपको समझ में आ गया? दीज आर नॉट ओनली फोर फिजिकल क्वांटिटीज विच आर वेक्टर। केवल ये 4 क्वांटिटी ऐसी नहीं है जो वेक्टर हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी क्वांटिटीज है वेक्टर हैं, बट मैं आपको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी समझा रहा हूं। यहां मैंने ऐसी क्वांटिटी समझाई जिनको समझाने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, और ये वो क्वांटिटी हैं जिनको डायरेक्शन के बिना आप समझा नहीं सकते। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास एक कार है और वो डिस्प्लेस हो गई, तो तुम्हारा सबसे पहले सवाल ये 2 बातें पूछोगे तुम, सर कितना डिस्प्लेस हो गई? मैंने कहा 20 मीटर। तुम अगला सवाल पूछोगे सर किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुई? क्योंकि अगर तुम्हें मेरी कार को ढूंढने जाना है देन यू मस्ट हैव नॉलेज ऑफ 2 थिंग्स, नंबर 1 मैग्नीट्यूड, नंबर 2 डायरेक्शन। बेटा क्लियर हो गया? एक तो मैग्नीट्यूड चाहिए होगा, दूसरा डायरेक्शन चाहिए होगा। तो मैंने आपसे बोला मेरी कार सपोज करो डिस्प्लेस हो गई बाय 100 मीटर अलोंग ईस्ट, तो तुम जहां पे खड़े हो वहां से 100 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में वॉक करोगे तो तुम कार के पास पहुंच जाओगे, नहीं तो नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए वेक्टर को समझाने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। क्लियर? तो स्केलर में क्या क्या होता है? स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड होता है, और इसमें बेटा मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम यहीं पे लिख सकते हैं इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। और आपको याद है मैग्नीट्यूड कितनी चीजों से बनता है? मैग्नीट्यूड बनता है न्यूमेरिकल वैल्यू से और यूनिट से। आपको याद है हम लोगों ने मेजरमेंट में पढ़ा था। जैसे मैं आपसे बोलूं मास 76 kg, तो ये मैग्नीट्यूड है, और इस मैग्नीट्यूड में कितनी चीजें हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, इन दोनों से बनता है मैग्नीट्यूड।
तो फिजिकल क्वांटिटी में क्या है, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। एंड व्हाट अबाउट दिस वेक्टर क्वांटिटी, तो आप तुम क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर इट हैज मैग्नीट्यूड प्लस क्या बोलेंगे, डायरेक्शन। मतलब वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एक साथ होती हैं। अब वेक्टर क्वांटिटी को समझाने के लिए हम कुछ रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो वो कैसे करते होंगे, जैसे मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास एक क्वांटिटी है जिसको हम वेक्टर बोलते हैं, तो अगर वो क्वांटिटी वेक्टर है तो सबसे पहले तो हम उसको एरो से दिखाते हैं। सबसे पहले उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसे होता है, वो एरो के साथ होता है। बहुत अच्छी बात है, एरो की जितनी ज्यादा लंबाई होती है, लेंथ, इसकी जो लेंथ होती है वो बताती है मैग्नीट्यूड को, वो बताती है मैग्नीट्यूड को। आप बोले से समझ में नहीं आया, मैं समझाता हूं। हमारे पास ना एग्जाम्पल नंबर वन है कि एक कार की जो वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकेंड, और एग्जाम्पल नंबर 2 में वेलोसिटी जो है वो है 20 मीटर पर सेकेंड। और अगर हम इनको एरो के हेल्प से दिखाएं तो आपको दो बातें बतानी पड़ेंगी। पहले तो आप बोलोगे सर मैग्नीट्यूड तो 10 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन डायरेक्शन कौन सी है, मैंने बोला डायरेक्शन इज ईस्ट। इस वाले केस में भी मैंने बोल दिया डायरेक्शन इज ईस्ट। अब इसको शो करो, तो जब तुमने शो करा तो तुमने क्या दिखाया, तुमने बोला सर एक काम करते हैं, हम ऐसे कुछ दिखा देते हैं, एक एरो। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। ऐसा एरो क्यों दिखाया, क्योंकि डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट, और हम अपने कार्टेशियन सिस्टम के हिसाब से इस वाले डायरेक्शन को इन जनरल ईस्ट बोलते हैं, तो हमने ऐसे बोल दिया। अच्छा, दूसरे में क्या फर्क है, दूसरे में ज्यादा फर्क नहीं है, अभी भी ईस्ट है, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना है 20। तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, इसकी लेंथ सेम रखोगे कि बढ़ा दोगे, तुमने इसकी लेंथ को बढ़ा दिया। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम एरो बनाते हैं, और एरो की जो लेंथ होती है वो मैग्नीट्यूड को बताता है, और एरो का हेड जिधर को पॉइंट करता है वो किसको बताता है, डायरेक्शन को बताता है। क्लियर हो गया। तो इस दूसरे वाले एरो की लेंथ लगभग पहले वाले एरो से क्या है, डबल है। अगर मैं आपसे बोलूं एक और एग्जांपल, लेट्स से वी हैव थर्ड पॉइंट, कि किसी पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज 20 मीटर अलोंग नॉर्थ, इसको कैसे शो करेंगे, तुम शो करोगे, तुम बताओगे सर हम एक एरो बना देते हैं ऐसे कुछ, और कौन सी डायरेक्शन में दिखा रहे हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में। अगर एक और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, वी हैव नेक्स्ट अदर पार्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज 10 मीटर अलोंग साउथ। इसका क्या मतलब है, अगर हम इस वाले को प्रीवियस वाले से कंपैरिजन करें तो इस वाले एरो की जितनी लेंथ आ रही होगी, इसकी लेंथ उससे क्या होगी, हाफ, और किस डायरेक्शन में होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये कौन सा आ गया, ये आ गया ये वाला डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये साउथ डायरेक्शन में। इसका मतलब किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कितनी चीजें यूज करते हैं, दो चीजें यूज करते हैं, एक तो हम एरो की लेंथ यूज करते हैं, और दूसरा उसका पर्टिकुलर डायरेक्शन यूज करते हैं जो उसके वेक्टर की डायरेक्शन को समझाता होता है। अब ये एरो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, अगर तो ये एरो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ में है तब तो ठीक है, लेकिन अगर ये गलती से ऐसे कुछ हो, लेट्स से वी मेक, ये ईस्ट बोलते हैं, इसको हम नॉर्थ बोलते हैं, दिस इज साउथ एंड दिस इज व्हाट, वेस्ट। अगर हमारा एरो इस वाले डायरेक्शन में हो, ये केवल ईस्ट में और केवल नॉर्थ में नहीं है, ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कहीं पे है, और इसको हम कैसे पढ़ते हैं ये मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा कि इसको हम कैसे पढ़ रहे होते हैं, बट इसके साथ में नॉर्थ और ईस्ट दोनों प्रोनाउंस हो रहे होंगे। अगर हम ऐसे देख लें कि लेट से ये 30 डिग्री यहां से बना रहा है, तो 30 डिग्री किसके साथ बना रहा है, ईस्ट के साथ बना रहा है, किसकी तरफ बना रहा है, नॉर्थ की तरफ बना रहा है, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्या बोलते हैं, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। बाकी बहुत सारे केस करेंगे जहां पे मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा। चलो जी, सो ये था क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब जो हमारे वेक्टर होते हैं उनको हम बहुत अलग अलग टाइप से समझाते हैं, जैसे देयर आर सो मेनी, मतलब 10-20 टाइप्स ऑफ डिफरेंट वेक्टर्स, बहुत अलग अलग तरह के वेक्टर होते हैं। आप जैसे जैसे पढ़ेंगे उनके नाम आपके सामने आएंगे, तो हम उनमें से कुछ पढ़ने की ट्राई करते हैं। अभी यहाँ पे क्या लिखा, पोजीशन वेक्टर। जैसा इसका नाम, रटना नहीं बेटा, कुछ भी नहीं रटना, हमने याद करना है। पोजीशन वेक्टर क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, जब हम किसी पार्टिकल की पोजीशन को बताएं, सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं, जब हम किसी बॉडी या पार्टिकल की पोजीशन को बताएं, कहां से, किसी एक पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट से। दैट रेफरेंस पॉइंट कैन बी ओरिजिन, दैट रेफरेंस पॉइंट कैन बी एनी चोजन फिक्स्ड पॉइंट, वो रेफरेंस पॉइंट कुछ भी हो सकता है, और अगर हम वहां से किसी की पोजीशन को बताते हैं तो ऐसे वाले वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहां पे खड़े हो, यहां पे खड़े हो,
जहां आप खड़े हो उसी को तुमने क्या मान लिया, ओरिजिन मान लिया, 0,0,0। और एक काइट फ्लाई हो रही, काइट फ्लाई हो रही है कहां पे, 3D में, एक्स में भी, वाई में और जेड में भी, और वो सपोज करो यहां कहीं है। मैंने कहा इसकी पोजीशन को बताओ, तो तुमने बोला सपोज करो सर ये O है और ये P है। तुमने किसकी पोजीशन बतानी है, P की पोजीशन बतानी है। किसके रिस्पेक्ट में बतानी है, O के रिस्पेक्ट में बतानी है। तो कैसे एरो बनाओगे, ऐसे एरो बनाओगे। स्टार्टिंग कहां से हो रहा है, स्टार्टिंग हो रहा है O से, और टर्मिनेट कहां पे हो रहा है, P पे हो रहा है, क्योंकि तुम किसका पोजीशन बता रहे हो, P पॉइंट का। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं OP वेक्टर। देखा हमने एरो लगा दिया। एरो क्यों लगा दिया, हम ये शो करने की ट्राई कर रहे हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। जो चीज़ भी वेक्टर क्वांटिटी होगी उसके ऊपर हम एरो लगा देते हैं। सपोज करो हमारे पास कोई बोले कि एक पार्टिकल यहाँ पे डिस्प्लेस्ड है, तो उसका पोजीशन वेक्टर हमने निकाला और वो ऐसे आ गया। इस पोजीशन वेक्टर को हम कुछ भी बोल सकते हैं। लेट्स से हम इसको आर वेक्टर बोल देते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। पोजीशन का नाम मैंने क्या दे दिया, आर। एरो क्यों लगा दिया, एरो इसलिए लगा दिया क्योंकि ये एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं केवल आर लिखता, इसको देख के लग रहा है कि शायद ये स्केलर क्वांटिटी है, बट अगर मैंने आर के ऊपर वेक्टर लगा दिया, उससे क्या पता चलेगा कि इट हैज सम डायरेक्शन। क्या आपको क्लियर हो गया? सो ये हमें बताएगा पोजीशन के बारे में। सो यहाँ पे क्या लिखा है, अ वेक्टर विच गिव्स पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेफरेंस और विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट। क्लियर? ऑब्जेक्ट विद रेफरेंस टू अ रेफरेंस पॉइंट, इट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। क्लियर? तो हम जब किसी चीज का पोजीशन बता रहे हैं कहां से, एक पर्टिकुलर फिक्स्ड पॉइंट से या ओरिजिन से या रेफरेंस पॉइंट से, तो ऐसे वाले वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। क्लियर हो गया आपको? जैसे अगेन देख लेते हैं हम, कोई हमसे बोले कि सर यहाँ पे ना इस जगह इस वाले पॉइंट पे x, -y कोऑर्डिनेट है, इसका पोजीशन वेक्टर बताओ, तो तुम क्या करोगे, तुम इसको रेफरेंस मानोगे, इस वाले पॉइंट को ऐसे मानोगे और इसको यहां से लेके यहां तक ज्वाइन कर दोगे। सपोज करो इस वेक्टर का तुमने नाम दे दिया ए वेक्टर। तो यहां पे ए वेक्टर क्या चीज है, ए वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस गिवन पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू गिवन ओरिजिन। इसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, पोजीशन वेक्टर। आई होप यहां तक क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। अभी नाम आता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, राइट में जो लिखा है ना, इसको बाद में पढ़ना। सबसे पहले अपना दिमाग कॉन्सेंट्रेट करो, यार यहां पे क्या लिखा है, व्हाट इज दिस, पहले सोचो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट की बातें यहां पे शायद हो रही हैं। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या चीज है, मैं समझाता हूं। जैसे सपोज करो तुम्हारे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है और एक कार, ये तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ऐसे कुछ, एक कार यहां से निकलती है और वो ऐसे ऐसे जा रही है, ऐसे कुछ जा रही है। कभी वो कार थी यहां पे, कभी वो कार थी यहां पे। तो तुमने क्या करा, तुमने इसकी पोजीशन को नोटिस कर लिया। तुम कहां पे खड़े थे, ओरिजिन पे, तो तुमने इसकी पोजीशन को नोटिस कर लिया ऐसे, और तुमने इसको क्या बोल दिया, R1। व्हाट इज R1? R1 वेक्टर इज, इसको पढ़ते कैसे, R1 वेक्टर। R1 वेक्टर इज इनिशियल पोजीशन वेक्टर ऑफ कार। हम कार की बात कर रहे हैं ना, तो R1 वेक्टर इज इनिशियल पोजीशन वेक्टर ऑफ कार। चलो अब कार इस वाले टेढ़े मेढ़े रोड से ट्रेवल करते 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 यहां तक पहुंच गई। तो व्हाट इज दिस, दिस इज R2 वेक्टर। सो व्हाट इज R2 वेक्टर, R2 वेक्टर इज फाइनल पोजीशन वेक्टर ऑफ कार। R2 वेक्टर क्या चीज है, फाइनल पोजीशन वेक्टर ऑफ कार। एक्चुअली हम डिस्प्लेस कितना हुए हैं, अगर मैं आपसे बोलूं हमने डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा, तो बेटा डिस्टेंस तो हमने ये दिस मच, इतना सारा ट्रेवल करा। वो कह रहा ना डिस्टेंस नहीं, हमें बताओ हमने डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल करा। तुम कहोगे सर बहुत आसान है, डिस्प्लेसमेंट हमने ट्रेवल करा है ये वाला। आपको बात समझ में आ रही है? इसको हम कुछ भी नाम देते हैं यार, इसको हम नाम दे देते हैं एस वेक्टर, सही रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पे आपसे बोलूँ कि व्हाट इज एस वेक्टर, तो तुम यहाँ पे लिखोगे एस वेक्टर इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एस वेक्टर इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। किसके रिस्पेक्ट में है ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू दिस एज इनिशियल एंड दिस एज फाइनल। आपको बात समझ आ रहा है? मैंने यहाँ पे 3 बातें बताई आपको। मैंने बताया R1 वेक्टर इज नॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्योंकि अभी तक हम डिस्प्लेस हुए नहीं है।
R2 वेक्टर इज नॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्योंकि ये फाइनल वेक्टर है. देन व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज हम यहाँ पे थे और हम यहाँ पहुंच गए तो हम कितना डिस्प्लेस हुए हैं? इतना डिस्प्लेस हुए हैं. दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. क्लियर? सो यहाँ पे क्या लिखा है? इट इज दैट वेक्टर विच टेल्स हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन एन ऑब्जेक्ट हैज चेंज्ड इट्स पोजिशन इन गिवन टाइम. क्लियर? ये क्या बताता है कि कौन सी डायरेक्शन में, बेटा ध्यान से सुना, कौन सी डायरेक्शन में और कितना, दिस मच, कितना हम डिस्प्लेस हो गए हैं. दैट टेल्स अबाउट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. सो इट इज दैट वेक्टर विच टेल्स हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन एन ऑब्जेक्ट हैज चेंज्ड इट्स पोजिशन. पहले हम इस पोजीशन पे थे, बाद में हम इस पोजीशन पे थे, तो चेंज इन पोजीशन कौन सा हुआ? ये वाला हुआ. इस चीज को हम क्या नाम देते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. यहां तक क्लियर हो रहा है? सो मतलब हमने जो चीज भी पढ़नी है ना, वी हैव टू ट्राई टू स्टडी बाय अंडरस्टैंडिंग द डेफिनेशन या अंडरस्टैंडिंग दी स्टार्टिंग लैंग्वेज जो लिखा हुआ है. इसमें क्या लिखा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. तो हमने किसके बारे में बात करना है? इसके बारे में बात करनी है एंड वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड. चलो कुछ और ऐसे इसी तरह के वेक्टर हैं. ये है पोलर वेक्टर. पोलर वेक्टर क्या बताता है मालूम आपको? जिस तरह का पोजीशन वेक्टर था ना, वो एक तरह का पोलर वेक्टर है. मतलब यहाँ पे बहुत सारे वेक्टर्स के नाम अलग अलग टाइप से लिखते हैं. तो तुम सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हो कि जो पोजीशन वेक्टर है वो एक तरह का पोलर वेक्टर है. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि सपोज करो ये कोई वेक्टर है. इट इज एनी वेक्टर. इट इज एनी वेक्टर और इसका स्टार्टिंग पॉइंट है. कोई तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ना, तो इट इज अ वेक्टर विच हैज स्टार्टिंग पॉइंट. बहुत सारे वेक्टर होते हैं जिनके स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में हमें बहुत बार पता ही नहीं होता. जैसे अगर मैं बात करूं आपसे पोजीशन वेक्टर, किसी भी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर, तो उसके बारे में हमें स्टार्टिंग पॉइंट मालूम होता है. अगर मैं आपसे बोलूं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उसके स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में हमें मालूम होता है. तो जिस भी वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट नोन होता है, ऐसे वाले वेक्टर को हम बोलते हैं पोलर वेक्टर. सिंपल लैंग्वेज में या सिंपल केस में मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया. ये एक तरह का पोजीशन वेक्टर है, ये भी पोलर वेक्टर है. मैं आपको और समझाता हूँ. सपोज करो ये हमारे पास कार है और कार अभी यहाँ पे है और थोड़ी देर बाद वो डिस्प्लेस हो गई इस वाले डायरेक्शन में. तो मैं आपसे बोलूँ कार कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी? तुम बोलोगे सर यहाँ से ओरिजिनेट हुई थी. तो ये क्या हो जाएगा? ये होगा कार के मोशन का स्टार्टिंग पॉइंट. इसका मतलब अगर किसी बॉडी के या किसी भी वेक्टर में कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है और हम उसको डिस्क्राइब करते हैं, तो दैट्स कॉल्ड, क्या बोलते हैं हम उसको? पोलर वेक्टर. आपको समझ में आ गया? सो पोलर वेक्टर और पोजीशन वेक्टर बहुत बार सेम हो सकते हैं, बहुत बार नहीं भी हो सकते. मैं आपसे बोल रहा हूं, यू कांट से, आप ऐसे नहीं बोल सकते सर पोलर वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर. गलत हो जाएगा. फर्क पता क्या है? क्योंकि पोजीशन वेक्टर का मतलब था कि हम जब किसी एक वेक्टर को किसी पर्टिकुलर पॉइंट के रिस्पेक्ट में समझाते हैं तो हम उसको पोजीशन वेक्टर कहते हैं. बट पोलर वेक्टर की डेफिनेशन अलग है. वो क्या चीज़ है? कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट डिफाइंड हो या इनिशियल पॉइंट गिवन हो, तो उसको हम पोलर वेक्टर कहते हैं. सो दिस पोलर वेक्टर कैन बी पोजीशन वेक्टर और कैन नॉट बी. जैसे मैं आपसे बात करूं, मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास पार्टिकल ऐसे ऐसे जा रहा था. पार्टिकल पहले यहां था, फिर बाद में इधर है. तो व्हाट इज दिस? ये क्या चीज़ है? तो आंसर आएगा सर ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है. ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है. क्या ये पोलर वेक्टर भी है? यस, ये पोलर वेक्टर भी है. कारण इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का इनिशियल पॉइंट हमें नोन है कि पार्टिकल कहाँ से डिस्प्लेस हुआ और कहाँ तक जा रहा है. क्लियर? सो इट इज अ वेक्टर विच हैज डिफाइंड और प्रॉपर स्टार्टिंग पॉइंट. इट इज कॉल्ड पोलर वेक्टर. क्लियर? एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? एग्जाम्पल तो बहुत सारे हो सकते हैं. डिस्प्लेसमेंट भी एग्जाम्पल हो सकता है, फोर्स भी हो सकता है, वेलोसिटी भी हो सकती है, एक्सेलरेशन भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं. क्लियर हुआ? लेकिन तब जब उनका स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइंड हो. अगर स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइंड नहीं होगा तो फिर वो पोलर वेक्टर नहीं होंगे. ठीक है बच्चा? तो अब हम बात करते हैं किसी और वेक्टर की. एक्सियल वेक्टर. एक्सियल वेक्टर का मतलब क्या हुआ? मैं आपको समझाऊं. आपके रूम में फैन लगा हुआ, फैन, और फैन रोटेट हो रहा है. तो जब फैन रोटेट हो रहा होगा तो तुम ध्यान से देखोगे वो एक एक्सिस के अराउंड रोटेट हो रहा है. एक्सिस के अराउंड रोटेट होने का मतलब हुआ, जैसे मैं आपसे बात करूं कि ये फैन है और इसमें ब्लेड्स हैं, ये है ना, ये वाली ऐसे ब्लेड्स हैं, ऐसे और ऐसे ब्लेड्स लगी हुई है. ऐसे डिफाइन कर दिया हमने. अब जब ये घूमेगा तो वो एक्चुअली इस वाली लाइन के अबाउट घूमेगा. हम ऐसे ऐसे बोल सकते हैं कि इट विल रोटेट अबाउट दिस लाइन.
आपको क्लियर हो गया? मतलब 3D में बना है, हम ये मान सकते हैं कि फैन हैंग है किसके ऊपर, इस गिवन रॉड के ऊपर, और इस लाइन के अबाउट घूमेगा। जब वो इस लाइन के अबाउट घूमेगा तो वो ऐसे रोटेट कर रहा होगा। इस वाली लाइन को बोलते हैं हम एक्सिस ऑफ रोटेशन। इट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। इस टॉपिक को हम रोटेशनल मोशन में बहुत सारा पढ़ेंगे, अभी बस तुम इतना समझो कि ये एक तरह की एक्सिस ऑफ रोटेशन है। चलो कुछ और समझाता हूँ। मान लो हमारे पास ये प्लेन है, थोड़ा सा क्लियर करें 3D में हमें समझ में आ जाए। ये हमारे पास कोई एक प्लेन है और इस वाले प्लेन में कोई चीज़ ऐसे राउंड राउंड घूम रही है, ऐसे राउंड राउंड घूम रही है। और अगर हम इस घूमती हुई बॉडी के सेंटर से देखें तो कि कहाँ पे घूम रही है, तो मालूम चलेगा वो बॉडी इस वाली लाइन के अराउंड घूम रही है, ऐसे कुछ ऐसे घूम रही है। तो इस चीज़ को हम क्या नाम देंगे, उसकी एक्सिस नाम देंगे। क्या नाम देंगे हम? एक्सिस नाम देंगे। क्लियर हो गया? फैन जिस पर्टिकुलर वर्टिकल रॉड के ऊपर लटका हुआ होता है वो उसकी एक्सिस होती है। क्लियर? तो यहां पे हम समझने की ट्राई कर रहे हैं कि ये पर्टिकुलर एक प्लेन है और इस प्लेन में ये वाली बॉडी ऐसे घूम रही है, मे बी क्लॉकवाइज और मे बी एंटी क्लॉकवाइज। सपोज करो ये ऐसे घूमती है। तुमने क्या करना है, अपने राइट हैंड को लेना है और थंब को खींच के रखना है, स्ट्रेच्ड रखना है, और अपनी फिंगर को घुमाना है किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ये एरो बने हुए हैं। राइट हैंड थंब को सीधा रखो, अपनी फिंगर्स को ऐसे घुमाओ, ऐसे। अगर हमारी बॉडी इस सेंस में घूम रही है, इस वाले डायरेक्शन में घूम रही, तो हम अपने राइट हैंड फिंगर्स को इसके डायरेक्शन में घुमाएंगे तो तुम क्या देखोगे, थंब कहाँ पे आएगा, ऊपर को आएगा। वो होती है डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर। आपको बहुत ज़्यादा अभी समझ में नहीं आएगा, जब रोटेशनल मोशन पढ़ते हैं वहाँ पे समझ आएगा, बट आप थोड़ा सा ब्रीफ समझ सकते हो। अब मैं आपको थोड़ा और समझाता हूँ। जहाँ तुम पढ़ रहे हो टेबल के साइड में एक किसी भी चीज़ को रख लो, कोई भी चीज़, आप अपनी बुक रख लो एंड बुक को आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओ या बुक को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओ। प्लेन बोर्ड के ऊपर टेबल के ऊपर रखा रहने दो और बुक को घुमाने की ट्राई करो। जिस डायरेक्शन में बुक घूम रही होगी अपने फिंगर्स को उस डायरेक्शन में कर्ल करो, कर्ल, और थंब को खींच के रखो। थंब की डायरेक्शन या तो टेबल से ऊपर की तरफ आएगी या टेबल से नीचे की तरफ आएगी। अगर थंब की डायरेक्शन टेबल से ऊपर की तरफ आएगी तो वो डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर बताएगा, नीचे की तरफ आएगी तो वो भी डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर को बताएगा। फॉर एग्जांपल मैं एक और डायग्राम बनाता हूं। एक और डायग्राम में मैं दिखाता हूं। हमारे पास एक ऐसे प्लेन है, एक ऐसे प्लेन है, और ये कोई रोटेटिंग बॉडी है जो इस पर घूम सकती है, लेकिन वो ऐसे घूम रही है। अब अगर तुम अपनी फिंगर को कर्ल करके देखोगे ना तो तुम क्या पाओगे कि जिसको हम एक्सियल वेक्टर बोल रहे थे ना, उसकी डायरेक्शन अब की बार कहाँ पे आएगी? आपको क्या लगता है? अब ये ऊपर नहीं आएगी, बट कहाँ पे आएगी? इट विल बी टेंडिंग टूवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन। अपनी बेटा फिंगर्स को कर्ल करके देखो। लेफ्ट हैंड कर्ल नहीं करना, कौन सा कर्ल करना है? राइट हैंड कर्ल करना है। कर्ल करके देखो, जिस डायरेक्शन में ये एरो है उस डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को घुमा के देखो, ये नीचे को एरो आएगा। अगर ऊपर वाले केस में, अगर इस वाले केस में आपका थंब ऊपर को आ रहा था तो इस वाले केस में थंब कहाँ पे आएगा? नीचे को आएगा। ऐसे वाले वेक्टर को हम बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। और ये मेनली कब यूज होता है? जब हम किसी बॉडी के रोटेशन को स्टडी कर रहे होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं वो सारी चीजें जो रोटेशन में काम आ रही होंगी, जैसे एंगुलर वेलोसिटी। कभी हमने पढ़ा था डायमेंशन में, आपको याद होगा, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, ये सारे के सारे एग्जाम्पल क्या होंगे? एक्सियल वेक्टर के एग्जाम्पल होंगे। बहुत अच्छी बात है। चलो कुछ हम आगे देखते हैं। मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर। तो जब हम किसी वेक्टर की बात कर रहे होते हैं ना, तो सबसे पहले देखें कोई भी वेक्टर, मान लो कोई भी वेक्टर है, उसमें क्या क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर ये वेक्टर है। अच्छा, इसमें इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो किसी ने बोला सर इसको डिफाइन कर देते हैं ऐसे। आपको समझ आ गया? अब ये कौन सा वेक्टर है? कुछ भी हो सकता है बेटा। ये डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, वेलोसिटी भी हो सकती है, फोर्स भी हो सकता है, मोमेंटम भी हो सकता है, पता नहीं क्या होगा, बट ये जो भी है वो हमने ऐसे दिखा दिया। और इसको रिप्रेजेंट कैसे कर दिया? रिप्रेजेंट हमने ऐसे कर दिया। क्लियर हो गया? चलो जी, हम बहुत सही जा रहे हैं। जब आप इसको ध्यान से देखोगे ना, इसको एग्जामिन करोगे, तुम बोलोगे सर ये क्या चीज़ है? ये फुल वेक्टर है। ये फुल वेक्टर है जिसमें कितनी इंफॉर्मेशन हिडन है? जिसमें इंफॉर्मेशन हिडन है दो। एक तो इसमें कुछ मैग्नीट्यूड होगा,
और एक इसमें कुछ क्या होगा, डायरेक्शन होगी। बच्चे कहते हैं सर अभी भी समझ में नहीं आया। मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, देयर इज अ बॉडी, मैं पूरा स्टेटमेंट लिखवाऊंगा नहीं, बस मैं बोल देता हूं, सुनना। देयर इज अ बॉडी विच इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स 20 न्यूटन, और कौन से डायरेक्शन में, अलोंग ईस्ट। बात समझ आ गया? ध्यान से सुनना। देयर इज अ बॉडी which is acted upon by a force having magnitude 20 Newton acting in the direction of east। आपके पास एक तरीका यह है बेटा कि तुम इतनी लंबी लाइन बोलो जितनी लंबी लाइन मैंने बोली है, या आपको दूसरा मेथड बताऊं, या दूसरा मेथड है खत्म। समझो बेटा, बहुत ध्यान से समझो। ये मैं दोबारा बोलूं, आपके पास दो मेथड है, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। जो मैंने अभी लिखा है टेक्निकल है, जो मैंने पहले बोला था वो नॉन टेक्निकल है, वो कंप्लीट थ्योरेटिकल मेथड है। कौन सा थ्योरेटिकल मेथड है? लिखना शुरू करना। देयर इज अ बॉडी विच इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स 20 न्यूटन विच इज एक्टिंग अलोंग ईस्ट डायरेक्शन। या तो तुम ऐसे लिखो या तुम टेक्निकली सीधा लिख दो, एफ वेक्टर इक्वल टू 20 न्यूटन ईस्ट। समझने वाला, जो जिसको टेक्निकल नॉलेज होगा, वो देखते साथ समझ जाएगा कि 20 न्यूटन ईस्ट का क्या मतलब है। उसको बातें पता चलेंगी तीन। नंबर 1, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एरो लगा हुआ है। नंबर 2, उसका मैग्नीट्यूड है 20 न्यूटन। क्लियर? नंबर 3, उसकी डायरेक्शन है ईस्ट। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो हमें यहां से बातें पता चल रही हैं तीन। एक तो एफ एक फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड 20 है और उसकी डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट है। बच्चों समझ में आ रहा है? बहुत ही बढ़िया। अब किसी ने बोला कि सर एक काम करो यार, कोई आपसे बोलेगा कि सॉल्यूशन में किसी ने पूछा कि मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा? तुम बोलोगे सर आसान है 20 न्यूटन, बट ये थोड़ा सा नॉन टेक्निकल सा लग रहा है। पहले हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड इक्वल टू 20 न्यूटन, ऐसे लिख सकते हैं, या और देखते रहना बेटा, खत्म। मतलब आपके पास तरीका है, या तो तुम लिखोगे मैग्नीट्यूड इक्वल टू 20 न्यूटन, या फिर तुम क्या लिखोगे, एफ, इसको बोलते हैं एफ मॉड या एफ मॉड्यूलस। ये जो पैरेलल बार मैंने बनाया है बेटा, उसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस और सिंपल मॉड, MOD। मॉड का मतलब हुआ मॉड्यूलस, मॉड बेसिकली मॉड्यूलस का शॉर्ट फॉर्म है। और जब मैंने ये पैरेलल बार्स बना दिए, ये एक तरह का सिंबल है। एक तरह का सिंबल का मतलब ये पता क्या बताता है? सुनो, एक कहानी सुनो। ये पढ़ने वाले को बताता है कि देखो, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी थी। क्यों थी? एरो लगा हुआ है। लेकिन अब हम जो इसके साथ करने जा रहे हैं वो केवल मैग्नीट्यूड को बताएगा, डायरेक्शन को नहीं बताएगा। तो मैंने यहां पे क्या लिखा था, एफ वेक्टर। एफ वेक्टर में दोनों चीजें आएंगी बेटा, मैग्नीट्यूड भी आएगा, डायरेक्शन भी आएगा। लेकिन जैसे ही मैंने एफ वेक्टर के साथ दो पैरेलल बार लगा दिए, उसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ एफ या मॉड एफ। देखो ध्यान से देखो, राइट हैंड साइड बेटा, डायरेक्शन बच गई कि गायब हो गई? डायरेक्शन गायब हो गई है, क्योंकि अब केवल क्या निकला, केवल मैग्नीट्यूड निकला। देयर इज नो डायरेक्शन नाउ, राइट? सो मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर का मतलब क्या हुआ, ये केवल मैग्नीट्यूड को बताएगा। तो अगर मैं दोबारा बात कर सकता हूं आपसे, इफ a vector is a vector, then its magnitude is a mod। क्या पढ़ते हैं? a mod या a vector mod। क्लियर हो गया बेटा? बेटा हम ऐसे पढ़ रहे होते हैं, नाउ इट हैज नो डायरेक्शन। जब हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, इसका मतलब होता है इसमें कोई भी डायरेक्शन अब अवेलेबल नहीं है। बहुत अच्छी बात है। अब जब हम मैग्नीट्यूड पढ़ चुके तो डायरेक्शन भी पढ़ लेते हैं, तो देखते हैं हम डायरेक्शन क्या होती है। तो ये जो लिखा है वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम समझते हैं थोड़ा सा। तो बात करते हैं, हमारे पास था एक वेक्टर जो था इस फॉर्म में। इसमें थी दो चीजें, एक था मैग्नीट्यूड और एक थी डायरेक्शन।
एक थी डायरेक्शन। हम प्लस नहीं कर सकते। प्लस क्यों नहीं कर सकते? मैंने पीछे आपको प्लस लिखा हुआ था, वो प्लस का मतलब ऐड नहीं कर रहे, बस मैंने बताया था कि एक वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है, और मैंने एज सच प्लस लिख दिया था। बट एक्चुअली यहाँ पे हम दो चीज़ों को ऐड नहीं कर सकते। कारण आपको पता है ऐड कौन होता है? ऐड सेम तरह की क्वांटिटीज होती हैं। 10 kg प्लस 20 kg प्लस 30 kg, सब में kg आ रहा है तभी ऐड हो रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ पे प्लस लगा दें तो खराब हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड एक अलग चीज़ है और डायरेक्शन एक अलग चीज़ है। ये कभी भी ऐड नहीं हो सकते, ये मल्टीप्लाई तो हो सकते हैं। क्लियर हुआ बेटा? तो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? ए वेक्टर को हमने क्या लिखा? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। इसका मतलब तुम कैसे समझाओगे? तुम इसको टेक्निकली समझाओगे ऐसे। तुम कहोगे सर देखो ये ए वेक्टर है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है सर, इक्वल टू ऐसे लिखते हैं। ऐसे क्यों लिखोगे भाई? ऐसे इसलिए लिखोगे क्योंकि मैग्नीट्यूड अभी तो पढ़ा था हमने, मैग्नीट्यूड को कैसे लिखते हैं? अगर ये ए वेक्टर है तो ये ए का मॉड आएगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो फिर किसी ने बोला सर अगर मैग्नीट्यूड को ऐसे लिख सकते हैं तो डायरेक्शन को भी तो ऐसे लिख सकते हैं। मैंने कहा बहुत सही बात है, लिख दो। तो बच्चे ने दिमाग लगाया और बच्चे ने बोला सर ऐसे लिख देते हैं। इसको पता क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ए कैप। यहाँ देखो, दिस इज कॉल्ड ए कैप। ए के ऊपर हमने कैप रख दी, उसको हमने क्या बोल दिया? ए कैप। और जो ए कैप है ना, ये है ओनली डायरेक्शन, और इसका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं हो सकता। जीरो होगा तब सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड होता है 1 के बराबर। और इसे कैसे डिफाइन करेंगे आप बोलेंगे ए कैप आएगा ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए का मॉडुलस। अब सुनो बेटा, ध्यान से सुनना। इसमें क्या क्या है? इसमें मैग्नीट्यूड भी है और इसमें डायरेक्शन भी है, और नीचे क्या है? केवल मैग्नीट्यूड है। तो तुम एक चीज सोचो, अगर हम इसको ऐसे लिखें, ए को कैसे लिखेंगे हम? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, ऐसे लिखेंगे ना, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, ऐसे लिखेंगे ना, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। अब ध्यान से देखो, हम क्या कर रहे हैं? मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड को कट कर दे रहे हैं। मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड को कट करोगे तो जीरो नहीं बचेगा, क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो हम जानते हैं ना, जैसे 2 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 1 आएगा ना आंसर। वैसे मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड करेंगे तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा? यहाँ 1 आएगा। इसका मतलब जो ए कैप है उसके पास डायरेक्शन तो है, लेकिन जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा? वो 1 के इक्वल होगा। क्लियर? सो यूनिट वेक्टर क्या चीज़ है? यूनिट वेक्टर एक ऐसी चीज़ है, ध्यान से देखो इसकी बात करो। यूनिट वेक्टर एक ऐसी चीज़ है जिसका मैग्नीट्यूड होगा 1 के बराबर और जिसमें डायरेक्शन होगी। इसको हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर या डायरेक्शनल वेक्टर। तो क्या लिखा है? इट इज अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ, सुनो, एग्जाम्पल, अ फोर्स इज 10 न्यूटन ईस्ट, और कोई आपसे पूछे व्हाट इज यूनिट वेक्टर, तो आप सॉल्यूशन में क्या लिखोगे बेटा? आप बोलोगे यूनिट वेक्टर इज व्हाट? ईस्ट। यूनिट वेक्टर इज व्हाट? ईस्ट। आपको क्लियर हो गया अभी? क्योंकि यहां पे क्या लिखा है देखो, इट इज अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, और इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। और ये फोर्स किस डायरेक्शन में गिवन था? ईस्ट डायरेक्शन में। बट इसका मैग्नीट्यूड कितना था? 10 के बराबर। और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 1। तो 1 बोलने की जरूरत तो होती नहीं है, हमें अच्छे से मालूम है। मैं ऐसे थोड़ी ना बोलूंगा कि यूनिट वेक्टर इज 1 ईस्ट। 1 ईस्ट नहीं बोलेंगे हम, सिंपल क्या बोलेंगे? ईस्ट बोलेंगे। क्लियर हो गया? सो यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसमें केवल डायरेक्शन होती है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 के इक्वल होता है। उसको कैसे समझाते हैं? उसको किसी भी वेक्टर के ऊपर कैप लगा देते हैं। अगर फोर्स वेक्टर होगा तो एफ कैप, वेलोसिटी वेक्टर होगा तो वी कैप, एक्सेलरेशन वेक्टर होगा तो ए कैप, मोमेंटम वेक्टर होगा तो पी कैप। आपको समझ आ गया? मतलब जितने भी यूनिट वेक्टर होंगे, जितने भी टाइप के यूनिट वेक्टर होंगे, हम सबके ऊपर क्या लगा देंगे बेटा? कैप लगा देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया। सो इट वॉज अबाउट दी यूनिट वेक्टर। बहुत अच्छी बात है। फिक्स्ड वेक्टर, ये कौन से वाले वेक्टर होंगे? ये ऐसे वाले वेक्टर होंगे जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड होगा। जैसे मैं आपसे ओरिजिन ऐसे ले लिया, ध्यान से देखो, ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ये तीसरा वेक्टर है, ये ऐसे ऐसे वेक्टर है। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे? ये सब के सब कैसे हैं? ये फिक्स्ड वेक्टर है। इसमें क्या लिखा है? इट्स इनिशियल पॉइंट इज
फिक्स्ड मतलब कोई भी वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड होता है, जो मूवेबल, ऐसा ना हो कि वो बदल रहा हो, लगातार बदल रहा है। लगातार क्या क्या बदल सकता है? बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका इनिशियल पॉइंट आगे जाने पे बदल सकता है। जैसे वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी वेक्टर पहले इधर को था, थोड़ी देर बाद इधर को हो सकता है। अगर वेलोसिटी वेक्टर इधर को था तो इसका इनिशियल पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा, जहाँ भी होगा बट इसी लाइन में होगा। अगर ऐसे हो गया तो उसका इनिशियल पॉइंट कैसा हो गया? बदल गया। ऐसे वाले केस में हम फिक्स्ड वेक्टर नहीं बोल सकते हैं। तो आपको क्लियर हो गया? ऐसा कोई वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड होगा उसको हम फिक्स्ड वेक्टर बोलेंगे। जैसे एग्जांपल क्या हो सकता है? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर देखो हमने जो बनाए हैं यहाँ पे सारे सारे पोजीशन वेक्टर है ना, तो पोजीशन वेक्टर एक तरह का फिक्स्ड वेक्टर है। इसका जस्ट फिक्स्ड हमें समझ आ गया तो कुछ होते हैं फ्री वेक्टर। फिर फ्री वेक्टर क्या होंगे? फ्री वेक्टर फिक्स्ड का जस्ट उल्टा होगा। इट्स इनिशियल पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड। पीछे वाले में इनिशियल पॉइंट फिक्स था, इसमें इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होगा। अब आप कहोगे सर समझाओ थोड़ा सा। जैसे कोई मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बोलूं कि सर देखो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ये हमारा रोड है ना, रोड ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ये रोड है, ऐसे जा रहा है। तो हमारी कार हमारी कभी कभी इधर को जाएगी, इधर जाएगी तो वेलोसिटी वेक्टर किधर है? लेट्स से ईस्ट डायरेक्शन में। फिर हमारी कार इधर जा रही है। अब हमारी कार जब इधर जाएगी तो वेलोसिटी वेक्टर सेम थोड़ी है, वो तो बदल रहा है। अगर बदल रहा है तो इसका हम क्या बोलेंगे? क्या इसका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड है? बिल्कुल नहीं है। हाँ, इनिशियल पोजीशन फिक्स्ड है, कंफ्यूज मत होना। इनिशियल पोजीशन फिक्स्ड है, जहां से पार्टिकल चला था, यहां से चला था, वो इनिशियल पोजीशन होगी बेटा, वेलोसिटी नहीं होगी। तो पोजीशन वेक्टर तो फिक्स्ड वेक्टर हो सकता है, लेकिन वेलोसिटी वेक्टर मे और मे नॉट बी। मे और मे नॉट बी क्यों बोल दिया? अगर हमारी कार स्ट्रेट लाइन में सीधे चलते जा रही है, सीधे चलते जा रही है, तो वेलोसिटी वेक्टर कैसा होगा? फिक्स्ड वेक्टर होगा, क्योंकि उसका इनिशियल पॉइंट जहां से ओरिजिनेट हो रहा था हमेशा वहीं पे है। लेकिन अगर जिस हिसाब से मैंने मोशन दिखाया, ऐसे वाले केस में ये फिक्स्ड वेक्टर नहीं होगा। कैसा होगा? फ्री वेक्टर होगा। क्लियर है? सो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो जा रहा है, किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है, उसको हम क्या नाम दे सकते हैं? फ्री वेक्टर नाम दे सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। वी हैव नाउ नेक्स्ट, अगला वाला पॉइंट देखते हैं। कोलिनियर वेक्टर। नाम क्या समझ में आ रहा है? कोलिनियर मतलब सेम लाइन में होना। सेम लाइन में होने का मतलब हुआ, सपोज करो एक वेक्टर ये है ए और एक वेक्टर है ये बी। इनको हम कोलिनियर बोलेंगे क्योंकि वो एक लाइन में है। क्लियर? एक और बात, अगर एक वेक्टर ऐसे है ए और एक वेक्टर है बी, इनको भी हम कोलिनियर बोलेंगे। कारण है ये एक लाइन में दिख नहीं रहे हैं, बट इनका मतलब एक लाइन में ही होता है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि इट इज 20 मीटर ईस्ट, इट इज 30 मीटर ईस्ट, तो ईस्ट में दिखाने के दो तरीके हैं। एक तो एक दूसरे के पैरेलल दिखाओगे तब भी तो ईस्ट होगा, और अगर एक दूसरे के आगे पीछे दिखा दोगे तब भी ये ईस्ट ही होगा। बेटा समझने की ट्राई करना। सपोज करो इसका मैग्नीट्यूड है 10 और इसका है 20, अगेन इसका है 10 और इसका है 20। कोई तुमसे बोले कि दो पेयर बना रखे हमने, इस पेयर का क्या मतलब है? इस पेयर का मतलब है कि दो वेक्टर हैं, एक का मैग्नीट्यूड 10 है, एक का 20, और दोनों की डायरेक्शन सेम है। अच्छा यहाँ देखो, दूसरे वाले केस में क्या बोलोगे? तुम बोलोगे एक पेयर है जिसमें दो वेक्टर हैं, एक का मैग्नीट्यूड 10 है और दूसरे का 20, और दोनों की डायरेक्शन इस केस में भी तो सेम है। इसका मतलब देखने में लग रहा है कि दोनों वेक्टर एक लाइन में नहीं है, बट दोनों एक्चुअली एक ही डायरेक्शन में है। तो ऐसे केस में हम इनको भी कोलिनियर बोलते हैं। सो ये भी कोलिनियर है और ये भी कोलिनियर है। कई बार ऐसे भी होता है कि एक वेक्टर ऐसे है ए और एक वेक्टर ऐसे है बी, ये सेम डायरेक्शन में नहीं है, ध्यान रखना, सेम डायरेक्शन में नहीं है। कैसे हैं? एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन ये इनको भी हम कोलिनियर नाम देते हैं। इस वाले को हम लाइक बोलते हैं, लाइक। दीज आर लाइक पैरेलल वेक्टर्स, और इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम अनलाइक बोल रहे होते हैं या एंटी पैरेलल बोलते हैं। ये दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है, लेकिन इनको भी हम किस कैटेगरी में रख रहे हैं? कोलिनियर की कैटेगरी में रख रहे हैं। सो मैं फिर ब्रीफ कर रहा हूँ, ये भी कोलिनियर है, ये भी कोलिनियर है और ये भी कोलिनियर है। इनको हम पैरेलल कोलिनियर बोल रहे हैं, तो इनको हम एंटी पैरेलल कोलिनियर बोल रहे हैं। सो दीज वेक्टर्स एक्ट अलोंग सेम लाइन और पैरेलल लाइंस कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। बच्चों समझ में आ गया होगा शायद। इक्वल वेक्टर, इक्वल कोई चीज कब होती है? जैसे हमारे पास दो वेक्टर हैं, ये ए और ये बी, ये इक्वल कब होंगे? ये इक्वल तब होंगे जब
ए का मॉड और बी का मॉड सेम होगा। मॉड याद आया? मॉड याद आया मतलब क्या? मतलब मैग्नीट्यूड आर इक्वल। मैग्नीट्यूड कैसे हैं? इक्वल हैं। एक और बात, ए कैप इज इक्वल टू बी कैप। बेटा समझ आ रहा है? ए कैप इक्वल टू बी कैप का मतलब डायरेक्शन भी कैसी होनी चाहिए? डायरेक्शन इज ऑल्सो क्या लिखेंगे? सेम। तो अगर दो वेक्टर कोलिनियर हैं इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। अब एक बात सोचो, अगर दोनों इक्वल वेक्टर हैं तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों सेम है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ एक्चुअली दोनों वेक्टर ही सेम है, तभी तो इक्वल होंगे ना। ये इक्वल है ना, दोनों इक्वल हैं। दोनों इक्वल का मतलब दोनों की डायरेक्शन भी सेम और दोनों के मैग्नीट्यूड भी सेम। आई थिंक क्लियर आ रहा है, क्लियर हो रहा होगा आपको। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, बड़ा सिंपल सी बात है, तुम्हें समझ में आ भी रहा होगा। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर का क्या मतलब हुआ? जैसे मान लो ये है ए वेक्टर, इधर है ए और इधर है बी। इसका मतलब कोई क्या बोलेगा? नेगेटिव ऑफ वेक्टर का क्या मतलब हुआ? जो बी वेक्टर है वो ए का नेगेटिव है। समझने की ट्राई करना। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ इनके मैग्नीट्यूड सेम होंगे। जैसे मेरे पास है 2, आपके पास है -2, तो बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम है ना, 2 2, बस फर्क किसका है? साइन का है। और यहाँ साइन का फर्क होने का मतलब डायरेक्शन का है। इसकी डायरेक्शन इधर और इसकी डायरेक्शन उसके ऑपोजिट। इसका मतलब क्या हुआ? दो वेक्टर होंगे जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन कैसी होगी? ऑपोजिट होगी बेटा। इसका मतलब मैग्नीट्यूड सेम होने का मतलब टेक्निकली कैसे लिखेंगे हम? टेक्निकली हम लिखेंगे ये, लेकिन जो इनकी डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी? वो ऑपोजिट होगी। आई थिंक क्लियर है? इनके मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन इनकी डायरेक्शन कैसी है? ऑपोजिट है। ऐसे वाले वेक्टर, इसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। किसी एक वेक्टर का नेगेटिव जो होगा उसको हम बोलेंगे नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। बहुत अच्छी बात है। कोप्लेनर वेक्टर क्या समझ में आ रहा है? क्या लग रहा है हमें? कोप्लेनर मतलब एक प्लेन में, जैसे मान लो हम लोगों ने, जैसा आपके सामने कॉपी बनी हुई है, कॉपी या जो जहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये बोर्ड प्रॉपर प्लेन बना हुआ है। एक वेक्टर इधर है, लेट से ए वेक्टर, एक इधर है लेट से बी, एक इधर है लेट से सी, एक इधर है लेट से डी। क्या बोलेंगे हम? ये सब के सब एक प्लेन में है कि अलग प्लेन में? दे आर इन सेम प्लेन, तो हम क्या बोलेंगे? ऑल आर कैसे वाले वेक्टर हैं? कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर्स, ये सब के सब कैसे हैं? कोप्लेनर वेक्टर हैं। कोलिनियर नहीं है, इक्वल नहीं है, कुछ भी नहीं है, एंटी पैरेलल नहीं है, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर नहीं है, लेकिन ये कैसे हैं? कोप्लेनर हैं, क्योंकि वो कहाँ पे आ रहे हैं? पूरे के पूरे प्लेन में आ रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा? को इनिशियल वेक्टर्स, दे हैव द सेम इनिशियल पॉइंट। जैसा मैंने इसके पहले भी दिखाया था आपको, जैसे एक ओरिजिन से बहुत सारे पोजीशन वेक्टर आ रहे हो, एक इसको हम बोलेंगे R1, इसको हम बोलेंगे R2। दोनों में क्या क्या खास बात है? दोनों में खास बात यह है कि दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या है? सेम है। तो हम क्या बोलेंगे? बोथ आर को इनिशियल वेक्टर्स। बोथ आर को इनिशियल वेक्टर्स, क्योंकि इसके इनिशियल पॉइंट कैसे हैं? सेम है। को टर्मिनस, अगर दो वेक्टर सेम पॉइंट पे जाके टर्मिनेट हो रहे हो, ऐसे आप देख पा रहे? ऐसे देखो, आप देख पा रहे? जैसे मान लो हम बात कर रहे हो, एक रैली हो रही हो और वहां पे कार आ रही हो अलग अलग डायरेक्शन से चल के, मतलब एक कार इधर से आ रही है, एक कार इधर से आ रही है, एक कार इधर से आ रही है, लेकिन सबकी वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, सबकी वेलोसिटी सेम नहीं है, सबकी वेलोसिटी अलग अलग हैं, लेकिन उन सबकी डायरेक्शन कहाँ पे है? वो मर्ज होने की कोशिश कर रहे हैं एक कॉमन पॉइंट पे। दे आर ट्राइंग टू स्टॉप एट द सेम पॉइंट। So these all vectors are coterminous vectors because they are terminating at the same point. तो जो डायग्राम यहाँ बने हैं वो सबके सब कैसे वेक्टर्स हैं? वो सबके सब कोटर्मिनस वेक्टर्स हैं। क्लियर है बेटा? सो आज के लेक्चर में हम लोगों ने वेक्टर के बारे में बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ी है, मतलब कि कितने तरह के वेक्टर होते हैं। अब इनका एक्चुअल जो एप्लीकेशन या जो यूजेस हैं वो हम अगले वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ रहे थे केवल बेसिक फाउंडेशन और इंट्रोडक्शन अबाउट दी वेक्टर्स। थैंक यू सो मच बेटा, बाय बाय।